हेलो बच्चों, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का जो पहला क्लास था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वो मैंने पढ़ाया आप लोगों को। और उसके बाद मैंने आर्थिक विकास की चर्चा की दूसरे क्लास में कि विकास क्या होता है, विकास की कौन कौन सी अवधारणाएं, इसकी चर्चा की। उसी क्रम में मैं जो अगला जो मेरा सेगमेंट है वो है मानव विकास। इसको मैं अलग से इसलिए रखा कि मानव विकास पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं और थोड़ा ये विस्तार से समझने की आवश्यकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास होता क्या, एक परिभाषा है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूं कि मानव विकास लोगों के विकल्पों में विस्तार के साथ साथ प्राप्त होने वाले कल्याण के स्तर को ऊंचा करने की प्रक्रिया है। देखिए इस परिभाषा में क्या है, मानव विकास लोगों के विकल्पों के विस्तार। अब ये लोगों के विकल्पों का विस्तार क्या है, इसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास विकल्प होने चाहिए, चुनने की स्वतंत्रता, विकल्प होने चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ सदियों से जातिगत व्यवस्था रही है, रूढ़ रूप में रही है। और ये जातिगत व्यवस्था जो का प्रारंभ चूंकि कर्म के आधार पर था, उसी को जाति में रिजिड कर दिया गया। पहले एक वर्ग के रूप में डेवलप हुआ और वो वर्ग जाति के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब वो कर्मों के आधार पर वर्ग था कि जैसे लकड़ी का कार्य करने वाले, बढ़ई का कार्य करने वाले जो हैं वो अलग वर्ग थे, और जो चौड़े का कार्य करने वाले थे वो अलग वर्ग थे। इस प्रकार के कार्यों के विभाजन के आधार पर था। अब वो कार्य करने वाले जितने भी वर्ग थे वे आगे चल करके भारत में जाति के रूप में तब्दील हो गए। अब ये जो जाति था उसका पुश्तैनी व्यवसाय वही हो गया और उनके पास कोई विकल्प दूसरा नहीं। यहां ध्यान रखिए, विकल्पों का विस्तार है। यानी अगर कोई सफाई कर्मी है, अगर वो तथाकथित उस जाति का से बिलोंग कर रहा है और आप उसको महार जाति के लोग हैं और उसको काम सफाई कर्मी ही है और उनको सफाई करना उनके लिए अनिवार्य रूप से है कि आप यही कार्य कर सकते हो, दूसरा नहीं, तो ये हमारी व्यवस्था के अंतर्गत में नहीं है। यानी ये मानव विकास का अंग नहीं है। उसको भी आईएएस बनने का अधिकार है, उसके पास भी उसको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, जो सदियों से नहीं रहा। तो ये संविधान में दिए गए, तो मानव विकास की बात की गई कि विकल्प में विस्तार होना चाहिए। यानी वो भी कार्य, अन्य कार्य को चुने और वो करे, विकल्पों का विस्तार होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक स्तर पर, इसलिए जो आरक्षण के लोग जो एक इशू है कि आरक्षण की जो वैधता है उसको चुनौती दी जाती है, तो उसमें ध्यान में रखिएगा ये एक आधार होना चाहिए, सामाजिक आधार। समानता किस आधार पर हो, इक्वलिटी किस आधार पर हो, समान वर्ग के लोगों के लिए समान बातें की जा सकती है। असामान्य में आप समानता का आप पक्षधर नहीं हो सकते। ठीक है, किसी की तुलना एकदम निम्न वर्ग जो है, जो कि खाने के लिए पर डे संघर्ष करता है, और कोई आईएएस के घर जन्म होता है, उस व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों के बीच में समानता का व्यवहार कभी हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। और वहां से कोई अगर निकल करके आता है, मैं तो मानता हूं कि अगर कोई उस संघर्ष से कोई व्यक्ति 60% अंक लाता है और हमारे बच्चे कोई 90% से ऊपर लाते हैं, तो मैं मानता हूं कि मुझसे बेहतर, मेरे बच्चों से बेहतर वो बच्चा।
क्योंकि वो अपने बदौलत अपना पाथ तैयार किया है और उसको कोई बताने वाला नहीं है। इसलिए समानता वहां नहीं हो सकती कि 60% 90% की समानता। मैं तो मानता हूं 90% से ज्यादा वो है। ध्यान में रखिएगा। इसलिए राइट टू इक्वलिटी की जो बातें होती है वो समानता के स्तर पर जो बातें होती है, समान वर्ग के लोगों के लिए समान बातें हैं। इसीलिए आरक्षण दिया गया 15/4 के तहत। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई 16/4 के तहत, ये जो व्यवस्था की गई इसीलिए की गई। तो विकल्पों में विस्तार। देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी जो बहुत सम्मिश्रित की चीज है, लेके समझने की आवश्यकता। जब आप इकोनॉमी लिखिए तो पॉलिटी का भी चीज आप संवैधानिक रूप से यूज कर सकते हैं, और पॉलिटी जब लिख रहे हो तो इकोनॉमी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मिला जुला चीज, तभी आप दोनों को समायोजित करके ही पढ़ सकते हैं और अच्छे समझ विकसित कर सकते हैं। तो ये था पहला जो चीज था, वो विकल्पों में विस्तार हो, उसके पास विकल्प होने चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट का पहला शर्त। और क्या है? कल्याण के स्तर को ऊंचा करना। अब ये कल्याण का स्तर क्या है? वेलफेयर का स्तर ऊंचा करना। अब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, समाहित हो जाती हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सबसे अनिवार्य शर्त क्या है? पहला शर्त यह है कि स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा होना चाहिए, पोषण का स्तर ऊंचा होना चाहिए। खाना बढ़िया मिले। खाना जब तक पोषण बढ़िया नहीं मिलेगा तो डिफिशियंसी वाले सारे डिजीज का शिकार होगा, तो स्वास्थ्य का स्तर बिगड़ेगा। जब स्वास्थ्य का स्तर बिगड़ेगा तो उसकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता घटेगी। सब ह्यूमन डेवलपमेंट की चीजें हैं। तो सबसे पहले पोषण अच्छा मिले। न्यूनतम जो पोषण का स्तर है, जो गरीबी की परिभाषा के अंतर्गत योजना आयोग में भी दिया गया कि न्यूट्रिशन के आधार पर जो 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी जो निर्धारित की गई, जो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ये निर्धारित की गई कि इसको न्यूनतम आवश्यकता के तहत मानी गई। ये सब जो जिसको नहीं प्राप्त होता है वो गरीब है। तो आप देखें कि ये पोषण का स्तर ये बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण का स्तर अच्छा होगा तो स्वास्थ्य का स्तर धीरे धीरे सुधरेगा। और स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं हैं वो सरकार मुहैया कराए। अगर कोई रोग हो जाए तो इसको आप उसको जल्द ही स्वस्थ हो, इसके लिए आपके इलाज ढंग से हो। ये राज्य कल्याण के स्तर पर जो कार्य करता है, तो गरीबों के लिए अस्पताल और तमाम चीजों की व्यवस्था करता है। देखिए ये इसीलिए है कि अमीर से जो इनकम टैक्स लिए जाते हैं, जो उच्च वर्ग है और जो एक सर्टेन अमाउंट के बाद जो ऊपर के आय के लोग हैं उनसे इनकम टैक्स लिया जाता है। तो ये जो कर इसीलिए लिया जाता है ताकि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, ये तमाम चीजें की जाए। और इसलिए देखते हैं कि उन विशेष योजनाओं के लिए तो उपकर भी लगाए जाते हैं। जैसे स्वच्छता अभियान है, उसके लिए उपकर लगाया गया, शिक्षा के लिए उपकर लगाया जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये फंडामेंटल राइट्स में भी दी गई। 21 का सब अंग है और इसका इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर देखें तो आप इन सब चीजों की योजनाओं को लागू करना है। तो मानव विकास के तहत ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या आता है? तीसरा, शिक्षा का स्तर, यानी कि एजुकेशन, शिक्षा। इसमें गुणवत्ता होनी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ध्यान रखिएगा, शिक्षा केवल साक्षर होने वाली नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ताकि उसकी इफिशियंसी बढ़े। गुणवत्ता मतलब ऐसा स्किल डेवलपमेंट जो चीजें वो यही है, गुणवत्तापूर्ण। इसलिए सरकार की जो योजनाएं हैं, स्किल जो लेबर है वो पैदा किए जाए। ऐसे ही नहीं शिक्षा, शिक्षा जो है वो गांधी जी का भी यही था, बुनियादी शिक्षा। कार्यपरक होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। आपकी शिक्षा केवल ये नहीं हो कि किताबी ज्ञान हो गया, साक्षर हो गया, ये नहीं। ज्ञान जो है वो रोजगार परक होनी चाहिए। ठीक है। और क्या है कि इसके अंतर्गत और क्या आता है कि अब ये सब चीजें तो है, स्वास्थ्य का स्तर है और पोषण का स्तर है, तो साथ साथ जो है जैसे ही ये बढ़ेगा तो जीवन स्तर भी बढ़ेगा, तो जीवन प्रत्याशा भी बढ़ेगी। तो मानव विकास के अंतर्गत में आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना।
जीवन प्रत्याशा का रूप का बढ़ना। जैसे आज जो है, जब हम पढ़ा करते थे तो उस समय जीवन प्रत्याशा 60 से नीचे थी, 60 के आसपास थी, और आज जो जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई, 68 ईयर हो गई, 68 साल हो गए। यानी कि 68 साल जो है हमारे यहाँ एवरेज एज है जीने का। यानी जीवन प्रत्याशा जैसे जैसे बढ़ेगी, इसका मतलब मानव विकास की ओर हम आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप देखेंगे, जापान को देखेंगे, नॉर्वे को देखेंगे, इन सब की जीवन प्रत्याशा बहुत आगे है। हॉलैंड को देखेंगे, जापान में तो ये 100 एबव जो है सब जीते हैं जीवन प्रत्याशा। हमारे यहाँ क्योंकि स्वास्थ्य का स्तर अच्छा नहीं है, इसलिए अभी 68 पर पहुंचे हैं। अग्रसर आता है आगे, लेकिन अभी बहुत मंजिल तय करनी है। ये हमारा मापदंड कुछ है जो जिसके आगे जो मानव विकास के आयाम माने जाते हैं, डायमेंशंस माने जाते हैं। इसके बाद आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। अब ये देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता भी मानव विकास का है। ह्यूमन का डेवलपमेंट तभी होगा जब स्वतंत्रता राजनीतिक रूप से भी प्राप्त हो। यानी कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तमाम लिए स्वतंत्र हो, और कोई भी किसी को वोट देने के लिए भी स्वतंत्र हो, उस पर कोई प्रेशर ना हो, जबरदस्ती ना करे। मुझे याद है कि अगर चुनाव आयुक्तों में अगर सर्वोपरि नाम अगर भारत में किसी का लिया जाना चाहिए तो वो थे टी.एन. शेषन साहब। पिछले दिन उनकी मृत्यु हो गई। टी.एन. शेषन जो जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय टी.एन. शेषन साहब चुनाव आयुक्त थे। मुझे याद है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत या किसी भी गांव में तो वोटिंग बिल्कुल दबंग जातियों का उस पर बिल्कुल अधिकार था। अब इसमें देखेंगे कि वो लोग मुखिया जो होते थे वो वोट देने नहीं देते थे किसी को, वो सब लोग बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, ये होता था। और इस तरह की घटनाएं खूब घटती थी। लेकिन आप देखें कि जैसे ही टी.एन. शेषन आए, स्वच्छ चुनाव, निष्पक्ष चुनाव के लिए एक व्यक्ति अगर चाह ले तो ब्यूरोक्रेसी में कैसे चेंजेज ला सकता, तो वो मैं देखा तो उनमें जबरदस्त रूप से ये कार्य क्षमता थी। एक अकेला व्यक्ति हेलीकॉप्टर से सीधे गांव में उतर गया चुनाव के दिन, और निष्पक्ष चुनाव के लिए आप देखेंगे उन्होंने जबरदस्त प्रशासन पर पकड़ बनाई और ये करवाया उन्होंने। तब से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके सत्ता में भागीदारी बढ़ी। ठीक है, तो टी.एन. शेषन का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता, ये मानव विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी देखेंगे आप कि 50% महिलाएं को भी आरक्षण दी गई पंचायती राज में। तो ये जो पंचायती राज में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार मिला, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, यानी कि अपनी नीतियों को बनाने की स्वतंत्रता मिली, यही है सशक्तिकरण। ये बहुत बड़ा शर्त है मानव विकास के लिए, सशक्तिकरण यानी कि निर्णय क्षमता, यानी अपने डिसीजंस लेने की जो क्षमता है वो स्वयं विकसित होनी चाहिए। यही राजनीतिक स्वतंत्रता भी है कि आप अपने कल्याण के लिए जो निर्णय लेंगे, राजनीतिक स्तर पर जो योजनाएं बनाएंगे, उसको बनाने को क्रियान्वित करने के लिए आपका अधिकार है। तो ये निर्णय क्षमता विकसित करना, ये पंचायती स्तर पर जहां जहां महिलाएं कार्य कर रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णय क्षमता। और अभी आप देखेंगे अभी और मंजिल बाकी है इसकी ओर आना। अभी बहुत जगह आप देखेंगे, मैं क्रियान्वयन के स्तर पर बता रहा हूं क्योंकि मैं उसका अंग हूं, इसलिए मैं देखता हूं कि जो मुखिया पति है वही ये भूमिका निभाता, महिला को आगे नहीं आने देता। तो उसमें ब्यूरोक्रेसी का होना चाहिए। जो लोग बीडीओ हैं, तमाम जो एसडीओ हैं, डीएम हैं, इन सब लोगों को यही प्रयास रहता है कि ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, बैठकों में एकदम बिल्कुल प्रतिबंधित करना चाहिए। उनको जो महिलाएं हैं उन्हीं को आने देना चाहिए। निर्णय क्षमता तभी विकसित हो सकती है जब वो कार्य करेंगे। ये हुआ राजनीतिक स्वतंत्रता की बातें। अब इसके बाद है बेटा अन्य मानवाधिकारों की गारंटी। देखिए इसमें मानवाधिकार बहुत बड़ा पक्ष होता है। ये मानव विकास में मानवाधिकार बहुत बड़ा चीज है।
यानी मानवाधिकार, मानव को जो बेसिक अधिकार मिले हैं मानव होने के, वे अधिकार छीने नहीं जाने चाहिए। और सबका अपना आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और उन सबको सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि आप देखेंगे बहुत जो सामंती सोच वाले लोग हैं, अभी भी आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बुलाने में करते हैं। आप गांव में अक्सर पाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूं, ऑलवेज मैं कहता हूं कि बताइए, अगर कोई तथाकथित धोबी है और आपके घर में आते हैं तो आप उनका नाम नहीं बुलाते हैं, बोलते हैं धोबिया आई लव, आप बोलते, ये बहुत गलत है। यानी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट हर व्यक्ति का। आप उनका नाम बोल सकते हैं, ये राम प्रसाद अमुक नाम जो भी हो उनका, वो आए हैं कपड़ा लेने के लिए, नहीं बोलते। आप देखिए जितने पढ़े लिखे लोग वहां भी आप देखिए ये चीजें लागू होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान सबका है और सबको आप इसी नजरिए से, जैसा कि हम उच्च वर्ग के लोगों को देखते हैं कि आप उसी सम्मान से हम जब बात करते हैं, उसी प्रकार उनसे भी होना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि लोग सफाई कर्मी हैं, उनसे लोग जो दूर भागते हैं, अनटचेबल की स्थिति रखते हैं। और मैं कहता हूं कि सफाई जो कर्मी है, गांधी जी भी कहा करते थे कि सफाई करने वाला जो है वो निकृष्ट कैसे हो सकता है और गंदगी फैलाने वाला सर्वोच्च कैसे हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये मानव विकास में है निश्चित रूप से। इसीलिए देखिएगा मानव विकास में हमारे यहाँ घटनाएं घटती रहती। पिछले दिनों राजस्थान में मैं सुना था कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको घोड़े पर, शादी में घोड़े पर चढ़ने नहीं दिया गया। तो ये सब जो चीजें हैं, या किसी को मॉब लिंचिंग करके मार दी जाती है, तो आप देखेंगे मानवाधिकार यहाँ पे बिल्कुल ये है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत बड़ी है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं बढ़ने से मानवाधिकारों की जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं उस पर चोट पहुंचता है। यानी मानव विकास में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हम पिछड़े हैं मानव विकास। 2018 में 130वें क्रम पे थे, 2019 का जो आंकड़ा है उसमें एक अंक आगे बढ़े हैं, 129 पे हैं हम लोग। तो ये मानव विकास में हम बहुत पीछे हैं। तो इसमें हमको आगे बढ़ने की तभी आवश्यकता है जब हम इस सोच से ऊपर उठें और हर एक व्यक्ति के सम्मान को आप आदर दें, उनको हम निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति को हम लोग पहचान दें। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग मानव विकास को मापते हैं। अब मानव विकास के उसके 4 घटक माने जाते हैं, एस्पेक्ट्स माने जाते हैं। एक जो होता है औचित्य, यानी इक्विटी, समता, औचित्य। हर एक वर्ग का अपना अपना और हर एक कार्यों का अपना अपना औचित्यता होता है, औचित्य होता है। तो वो समता होती है, वो समान व्यवहार करना है। इन सब की बातें मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। दूसरा है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और तीसरा है सशक्तिकरण, यानी कि एम्पावरमेंट। और चौथा है सस्टेनेबिलिटी, यानी धारणीयता। ये 4 महत्वपूर्ण घटक हैं जो मानव विकास के प्रमुख घटक माने जाते हैं। इन चारों को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मेंस के स्तर पर भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मानव विकास वाला। तो एस्पेक्ट्स को समझना है और तब इसको लिखना है। अब मैं पहले पर आता हूँ औचित्य, यानी कि इक्विटी। औचित्य में विकास के द्वारा लोगों के विकल्पों में विस्तार होना चाहिए, साथ ही साथ आय की असमानता को कम करना है। जो विषमताएं हैं, जो पैरिटी जो आप कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी में जो विषमताएं आप कहते हैं, उस विषमताओं को दूर करने का प्रयास करना है। राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी है, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है। साथ ही जैसे आप हर एक सेक्शंस में देखना, जैसे
एग्रीकल्चर सेक्टर में देखना है तो भूमि सुधार कानून को लागू करना, ताकि जो भूमिहीन लोग हैं और जो भूमिपति वर्ग है उनसे ज़मीन सीलिंग एक्ट इसलिए लगाए जाते हैं, भूमि सुधार कानून लागू होता है। अभी बहुत राज्यों में अभी और भूमि सुधार कानून लागू करना है, अभी बहुत नहीं हुआ है। हमारे यहाँ बिहार में भी जो कार्यक्रम आप देखते हो, बहुत भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे जो तथाकथित जो ज़मींदार वर्ग जो थे, हालांकि प्रथा लागू नहीं है, फिर भी अभी भी बहुत लोगों के पास उतनी भूमि है, तो उन सब लोगों से भूमि को ले करके राज्य सरकारें जो हैं उन अपने भूमि बैंक बनाई है और उस भूमि बैंक से लोगों को, महादलितों को, तमाम को 3 डिसमिल ज़मीन वो मुहैया कराती है। तो इस प्रकार की जो योजनाएं चलती है भूमि सुधार कानून लागू करके, तो ये सब आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि जो निचला तबका है उस तक संसाधनों का पहुंच बढ़े। यही है औचित्य, ठीक है। और जो दूसरा एस्पेक्ट्स है वो है उत्पादकता। उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगा जब मैंने बताया कि स्वास्थ्य का स्तर, पोषण का स्तर बढ़िया होगा, आय की असमानता दूर होगी, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कल्याण का स्तर होगा। काम जो आप करेंगे, काम करने के जो स्थल हैं, उस स्थलों पर आपकी जो कार्यकुशलता को बढ़ाने के जो उपाय हैं वे होने चाहिए। यानी स्वास्थ्य का स्तर तभी अच्छा हो सकता है कार्यस्थलों पर भी, जब आपको कल्याण का स्तर ध्यान में रखा जाए। इसलिए उसको आपको आगे लाना है, उसको आपको सुधार करना है, ताकि आपकी कार्य क्षमता बढ़े। इसलिए बीच बीच में आप देखेंगे कि सरकार कई प्रकार की योजनाएं निर्माण करती है, जिससे कल्याण के स्तर में सुधार हो, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो, और ये मानसिक स्तर पर, न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी आप दृढ़ हो। तो आप देखेंगे अभी बहुत सारे, अभी तो और ज़रूरी हो गई है कोविड के समय में, अभी स्थिति और है कि मानसिक रूप से बहुत आप देख रहे हैं कि लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कोविड में कई ऐसे केसेज आ रहे हैं कि लोग अस्पताल में निराशा में इतना जी रहे हैं कि आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप देखें, ये दर्शाता है यही कहीं ना कहीं लोग बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता है, तभी आपकी शारीरिक और मानसिक रूप से दृढ़ रहेंगे तो आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप निश्चित रूप से देश में जीडीपी में ज़्यादा योगदान करेंगे, कार्यकुशल ज़्यादा होंगे। यानी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार जो चलाती है वो इसी के अंतर्गत में आता है कि आप कार्यकुशल बनाए लोगों को, दक्ष बनाए लोगों को। अभी कार्यकुशल लोग भी बहुत माइग्रेट होकर के जो यहाँ से गए थे, और कार्यकुशल लोग हैं जो सऊदीया में और तमाम कई कंट्रियों में जो रह रहे थे, वे सब वापस लौट कर आए हैं। अभी सरकार के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन कार्यकुशल लोगों को अपने यहाँ कैसे नियोजित करें। ये बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में है और सरकारें इस पर कदम उठा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी इस ओर लगे हैं कि इन कार्यकुशल लोगों को किस प्रकार नियोजित करके हम इसका लाभ उठाएं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदित्यनाथ जी भी बहुत इस पर लगे हैं कि किस प्रकार इन कार्यकुशल लोगों को नियोजित किया जाए। कई कार्यक्रम उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सरकारें सजग होती हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे इसका लाभ मिलेगा। और जो हम लोग कहते हैं कि चीन को हम अब चैलेंज करेंगे, चीन के चीज़ सामानों को हम की जगह हम विकल्प के रूप में भारतीय सामान लाएंगे, तो आपके पास श्रम तो कुशल भी आ गए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब इसका आप कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, ये महत्वपूर्ण है। सरकार की महत्ता यहीं पर निर्धारित होगी कि आपकी इन्हें किस प्रकार नियोजित कर करके आप इस प्रकार के प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो ये हमारा वह दूसरा एस्पेक्ट, ठीक है। अब आए हम तीसरे एस्पेक्ट्स पर, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। सशक्तिकरण का अर्थ है कि लोगों के पास जो विकल्प है उस विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता के साथ साथ उसमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास, वो स्वयं से निर्णय ले और उस विकल्प को चुने। इसी को सशक्तिकरण कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि महिलाओं को जो है
राजनीतिक रूप से सशक्त बना गया पंचायती राज में, उसको सशक्तिकरण कहते हैं। और जो चौथा है वो है धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी, यानी कि विकास की जो अवधारणा है उसको सस्टेन किया जाए, बना करके रखा जाए, यानी कि देश के भीतर और विभिन्न देशों के बीच जो जीवन स्तर में जो विषमताएं हैं उस विषमताओं को दूर करने का प्रयास राज्य को करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के स्तर पर भी कि मानवाधिकारों की जो गारंटी है वो सब इसके अंतर्गत में आता है। तो हम लोग इस 4 एस्पेक्ट्स को देखा। अब हम आते हैं जो विश्व के स्तर पर जो मानवाधिकारों के, मानव के विकास के लिए जो काम किए गए उन पर मैं आता हूँ। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव विकास की जो अवधारणा है उसको लागू करने के लिए एक संस्था रिपोर्ट अपनी देती है, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट बनाती है। हर साल इसकी रिपोर्ट आती है कि इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वे किस क्रम पर मानव विकास को लेकर के हैं, और राज्यों के लिए ये मापदंड होता है कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सक्षम हो पा रहे हैं या नहीं, या लोगों के मानव विकास में वो कहाँ अपना रैंक रखते हैं, वो उस आधार पर वो आगे निर्णय लेने में उनको सुविधा प्रदान होती है। तो ये जो अवधारणा है मानव विकास की, ये पाकिस्तान के जो एक अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री भी रह चुके थे, महबूब उल हक, इन्होंने सबसे पहली बार 1990 में मानव विकास संबंधी एक रिपोर्ट तैयार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNDP के द्वारा प्रकाशित किया गया। तब से परंपरा लगातार चली आ रही है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की। तो ये पहला जो था महबूब उल हक के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसके बाद जो अवधारणा थी, रिपोर्ट थी, इसमें 3 एस्पेक्ट्स बताए गए, आधार बनाए गए, 3 आयाम बनाए गए, 3 सूचकांक बनाए गए। ये सूचकांक इंडेक्स कहते हैं, मानव विकास सूचकांक इंडेक्स बनाया गया, अंक दिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे मापदंड हैं कि इन मापदंडों पर कितना कितना अंक राष्ट्र को प्राप्त होगा, इस आधार पर तो वो 0 से 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है, 0 से 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं और उसके आधार पर कौन राज्य को कितना अंक प्राप्त हो रहा है। राज्य का संदर्भ यहाँ देश है, तो कौन से देश को कितना प्राप्त हो रहा है मानव विकास में, ये वो अंक दिए जाते हैं। जैसे कि पहला जो हमारा नॉर्वे है वो प्रथम स्थान पर है, जिसको 0.946 अंक प्राप्त हुए, वो पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये मैं वो 3 कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसके आधार पर अंक दिए जाते हैं, मैं उस पर आता हूँ। उसमें जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला जो है वो है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, और इसमें एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स EAI बनाया जाता है। एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, ये सूचकांक बनाया जाता है। इसमें जो है वो एडल्ट लिटरेसी रेट और कंबाइंड इनरोलमेंट रेशियो, इसको देखा जाता है। ये 2 एस्पेक्ट्स है। एडल्ट एजुकेशन का रेट क्या है, हमारे यहाँ 2 प्रकार की लिटरेसी की बातें की जाती है। एक तो पहले एडल्ट वाला, बहुत सारे जो एडल्ट एजुकेशन के द्वारा जो साक्षर नहीं है उनको साक्षर बनाया जाए, और दूसरा जो है इनरोलमेंट का रेशियो क्या है, कितने लोग, इस पर बहुत इन्फेसिस है कि कितने लोग इनरोल्ड हो रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, और उसमें ड्रॉप आउट का क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 5th 6th जाते जाते फिर ड्रॉप कर देते हैं। तो इसको ये देखिएगा, ये चैलेंज के रूप में प्रशासन लेता है, और आप देखेंगे कि तमाम DO जो है इस पर कार्य करते हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को काम करना होता है, DM में उस पर निर्देश है कि ड्रॉप आउट की पोजीशंस क्या है, ड्रॉप आउट नहीं होने चाहिए। देखिएगा, तमाम प्रिंसिपल्स और शिक्षकों को ये दायित्व दिया जाता है कि वो घर घर घूम करके जो बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल, उनके कारणों को जांचा जाए कि क्यों नहीं आ रहे हैं, ड्रॉप आउट का क्या कारण है, और उनको वापस कैसे आप ला सकते हो स्कूल में।
तो उनको लाने की जिम्मेदारी भी बनाई जाती है, तय की जाती है। तो ये हमारा बहुत बड़ा साक्षरता दर जो है वो पहला एस्पेक्ट्स है मानव विकास का। क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप देखेंगे, आज आप देखिए पैंडेमिक में केरल बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। केरल में पैंडेमिक पर बहुत नियंत्रण करने में सुविधा हो रही है। क्यों हो रही है? लिटरेसी रेट बहुत हाई है। लोग समझ रहे हैं कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है, उसको रोकने के क्या होंगे। तो लोग निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, तमाम जो है प्रिकॉशंस रखने हैं, इस बात को समझते हैं। जहाँ लिटरेसी नहीं है वहाँ स्थिति और भयावह हो जाती है। ठीक है, तो ये देखेंगे उसका असर भी पड़ता। तो साक्षरता दर में से मानव विकास में एक आयाम रखा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस ओर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मानव विकास सूचकांक में भी हमारा क्रम निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बढ़ता जा रहा है। अब हम आए दूसरा एस्पेक्ट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, जीने की प्रत्याशा। मैंने बताया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, LEI इंडेक्स, दो देखिए, एक इंडेक्स क्या बताया है, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स EAI, और दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI। तो इसमें जीवन की जो प्रत्याशा है वो हमारे यहाँ देखिए 68 ईयर्स तक हमारी जीवन प्रत्याशा अभी चली गई है। तो इसमें हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य का स्तर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पोषण का स्तर में जैसे जैसे सुधार होगा, वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो इसमें क्या क्वेश्चंस और आ सकता है, ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। इसमें जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसमें 1 वर्ष के नीचे के बच्चों को इसमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि शिशु मृत्यु दर वहाँ पे ये वाली है। उसमें 1 साल के बच्चे से नीचे वाले की जो जनसंख्या को इसमें हम लोग कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते हैं, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा जो है वो है जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि SLI इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, SLI इंडेक्स तीसरा इंडेक्स है, जो कि इस आधार पर जीवन जो स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। यहीं पर बात की गई PPP की। ये कॉन्सेप्ट क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये क्या होता है? तो देखिए, विभिन्न देशों में जीवन स्तर के लिए कितना मिनिमम नीड्स चाहिए, ये अलग अलग देशों की अलग अलग आप देखेंगे क्रय शक्ति होती है। सबको एक समान रूप से आप नहीं रख सकते हो, आप एक देश में ही नहीं रख सकते हो। बिहार में गांव में आप जितने में खा लेंगे बेसिक नीड्स में, उतना आप शहरों में नहीं खा सकते हो, वहाँ के लोगों के लिए अलग हो जाएगा। यानी ग्रामीण स्तर पर क्रय शक्ति की जो क्षमता है उसको शहरी पर वो वैरी करेगी। ठीक है, अगर आप बिहार में कोई बेसिक नीड्स जितने में प्राप्त कर रहे हो, मुंबई में उतना नहीं प्राप्त कर सकते हो, मुंबई में और ज़्यादा महंगाई है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो सिटी में चेंजेज आता है तो देश के स्तर पर भी होगा, अमेरिका में और ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो आप निश्चित रूप से एफोर्ड कर सकते हो कि आप घर में काम करने वाली को आप रख सकते हो। और अमेरिका में 6 लाख रुपया कमाता है पर मंथ, वो भी नहीं रख पाता। तो यानी कि यहाँ पे आप देखिए, ध्यान में रखिए, क्रय शक्ति वाली जो क्षमता है वो PPP के संदर्भ में देखा जाता है कि जो बेसिक नीड्स है उसको प्राप्त करने के लिए भारत में कितना खर्च करना पड़ता है और उसी चीज़ के लिए अमेरिका में कितना खर्च करना पड़ता है, और दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत। तभी आप किसी का आकलन कर सकते हो। अन्यथा आप अगर अमेरिका वाला मापदंड रखे तो भारत में तो 100% हमको लगता है कि कुछ 1% को छोड़ दें, बाकी सब गरीबी हो जाएगी। इसीलिए इस PPP के संदर्भ में देखना चाहिए। ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है अर्थशास्त्री थे गुस्ताव कैसल जी, उनके द्वारा ये PPP का संदर्भ लाया गया और उसके आधार पर मानव विकास को देखा गया। तो इस आधार पर हम लोग तय करते हैं
कि कितना मापदंड होना चाहिए, ठीक है, और किस आधार पर मानव विकास को हम लोग इस मापदंड पर रैंकिंग दे करके मानव विकास सूचकांक बनाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि विश्व के स्तर पर जो वर्गीकरण किया गया है, 4 वर्गीकरण किए गए हैं इस मानव विकास को लेकर के, ये विकसित देश जो होंगे और निम्न मध्य वर्ग आय वाले और उच्च मध्य वर्ग आय वाले और निम्न वर्ग वाले, इसका कितना कितना जो है अंक मानव विकास में दिया गया है और किसके अंतर्गत किसको रखा जाता है। तो हम इस पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक के प्रत्येक आयाम को परफॉर्मेंस के आधार पर, निष्पादन के आधार पर 0 से 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं। उसमें जो सूचकांक बनता है उसमें जो पहला जो 0.800 यानी 0.8 से अधिक वाले जो अंक वाले जो देश होंगे वो अति उच्च मानव विकास वाले देश कहे जाते हैं। जैसे नॉर्वे है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड है, हॉलैंड है, ये सारे कंट्री जो है वो उच्च मानव विकास वाले देश हैं। उसके बाद जो क्रम आता है 0.701 से 0.800 तक वाले जितने भी लोग हैं जो इस परिधि के अंतर्गत आते हैं, 0.701 से शुरू होकर के 0.799 तक जिसको प्राप्त होता है यानी 800 तक, तो वो कहलाता है उच्च मानव विकास वाले देश, ठीक है। अति उच्च वाले तो उसमें हो गए, उच्च वाले में तमाम जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं सब आते हैं इसमें, ठीक है। और जो तीसरा है वो है 0.550 से 0.700 तक जो देश आते हैं, जो अंक प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं मध्य विकास वाले देश। भारत इसी के अंतर्गत आता है, तीसरे वाले मध्य विकास वाले मानव विकास वाले देश के अंतर्गत आता है। और जो सबसे चौथा है वो निम्न मानव विकास वाले देश यानी 0.352 से लेकर के 0.550 तक जितने देश होते हैं, 0.352 ये सबसे लोअर सेक्शंस है। इसके तहत आने वाले जो देश हैं, इससे नीचे आने वाले भी देश इसी के अंतर्गत आएंगे, निम्न वाले देश के अंतर्गत आएंगे, 0.352 के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो देश हैं वो आप देखेंगे जितने भी अफ्रीकन जो कंट्री हैं, चाड है, सूडान है, ये सब जितनी कंट्री है जो निम्न मानव विकास वाले हैं, नाइजीरिया है, बहुत नीचे जो कंट्री वाले अफ्रीकन कंट्री हैं वो इसके अंतर्गत में आते हैं, बुरुंडी है, ये सब कंट्री इसके अंतर्गत में आता। तो आप देखेंगे इस वर्गीकरण के आधार पर मानव विकास की बात की जाती है। तो हम लोग सही मायने में तभी आप विकास की बात कर सकते हो जब हम मानव विकास में आगे बढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जीडीपी के ग्रोथ को देख करके आप किसी देश के विकास को नहीं देख सकते। केवल इकोनॉमी ग्रो नहीं करना चाहिए बल्कि आर्थिक विकास होना चाहिए, और आर्थिक विकास में मानव का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। और मानव के विकास के ये सारे आयाम हैं, इन सब पर ही देश के सही विकास को रखा जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। खासकर ज़्यादातर वो क्रम पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, ये कौन क्रम है, बीपीएससी को तो ज़्यादा पसंद है। और जितने मैंने आपको आयाम बताए, इंडेक्स बताए, ये सब बहुत है, सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और पीसीएस के लिए भी, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ध्यान से इसको पढ़ेंगे और इस वीडियोस को कई बार सुनेंगे। तो आप कई बार जब सुनेंगे तो सारी बातें बिल्कुल याद हो जाएगी और आपका तैयार हो जाएगा। और ये बातें सुन लेंगे तो मेंस में मेरी बातें याद आएंगी। आप बिना ऐसे ही कलम आपका चलेगा, मेरी बातें अगर याद रखेंगे तो कलम आपका ऐसे ही चलेगा। देखिए, ध्यान में रखिए, जो प्रश्न मैं फिर दूंगा इस संबंध में कि आप इसको लिख करके दिखाइए, तो आप लोग इन एस्पेक्ट्स को सुन करके आप लिखेंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा बनेगा और आपको सर्वाधिक अंक इसमें प्राप्त होंगे। धन्यवाद।